नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पी के गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्कॉलर सेंटर पे। साथियों, आज हम लोग यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम जो उच्च शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है, who argue that the Western learning was superior and currently could only be taught through the मीडियम ऑफ इंग्लिश। किसने तर्क दिया कि पश्चिमी शिक्षण बेहतर था और वर्तमान में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? तो साथियों, वो व्यक्ति था थॉमस मैकाले। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक तरह से कानूनविद भी था जो 1857-58 के आसपास ही ये भारत था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द वन हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन डैश। सवाल है कि भारत में शिक्षा की शुरुआत करने वाला कौन था और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम डैश में कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है सर साथियों, इसका आंसर है आपका सी, थॉमस विलिंगटन मैकाले। और ये पारित हुआ था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, चार्ल्स वुड के अनुसार डैश के मॉडल पर विश्वविद्यालय को बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसा बड़े शहरों में स्थापित किया गया था। यानी सवाल है कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े विश्वविद्यालय को किस विश्वविद्यालय के मॉडल पर स्थापित किया गया था? तो इसका साथियों आंसर है लंदन यूनिवर्सिटी। आंसर है आपका सी। इसका कारण ये था कि उस समय हम ब्रिटेन के गुलाम थे और चूंकि ब्रिटेन के गुलाम थे तो भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास था उन लोगों का। तो इसलिए उन लोगों ने अपना विश्वविद्यालय लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर तीनों विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। इसका 8वां क्वेश्चन, वह कौन थे नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और जिन्होंने भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर है। उनका नाम था चार्ल्स वुड, जो कि उस समय इसका आंसर है आपका डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश केवल औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो सवाल है कि कौन सी संस्था थी जो इसको स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए, जो कि एक अधिनियम था? तो इसका आंसर है साथियों आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और आंसर आपका है ए। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन इस सीरीज का, डैश शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1886 कार्य योजना की समीक्षा डैश द्वारा की गई थी। यानी सवाल है वो कौन सा कमीशन था जो 1886 कार्य योजना की समीक्षा द्वारा स्थापित किया गया था? तो समिति थी आपकी राम मूर्ति कमेटी, जो कि इसका आंसर आपका होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साथियों मॉक टेस्ट 6 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करेंगे और इसके तहत जो भी सवाल आएंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। इसमें आपको अधिकतर सवाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस से मिलेगा, जो कि एक संस्था है सौर ऊर्जा से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के उद्देश्य सौर ऊर्जा, स्थायी पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन जलवायु संबंध में
लिए गए राष्ट्रों का एक समूह लाना है। और दूसरा इसका है इट इज़ हेडक्वार्टर इन इंडिया, मतलब इसका मुख्यालय भारत में है। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो साथियों इसका आंसर दोनों होगा, क्योंकि भारत में ही इसका मुख्यालय है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, स्वच्छ ऊर्जा, स्थायी पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु के समर्थन के लिए राष्ट्रों को एक समूह में लाना। तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा आपका तीसरा, यानी ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की पहली विधानसभा कब आयोजित की गई थी। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि दो लोगों ने फ्रांस के जो राष्ट्रपति से फ्रांसवा होलांद और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी थी और वो विज्ञान भवन दिल्ली में रखा गया था। तो वो था आपका 2 अक्टूबर 2018 को, इसलिए आंसर आपका होगा बी। आगे बढ़ते हैं। When was the इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टेब्लाइज, यानी मतलब सवाल है कि सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब स्थापित किया गया। तो साथियों सबसे पहले इसकी चर्चा शुरू हो चुकी थी और 2015 में इसकी बात, जब पेरिस क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन समझौता था वहाँ पर इसकी बात रखी गई थी और स्टेबलाइज इसको वहीं पर यानी पेरिस में ही 2015 में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा सी। According to the Millennium Development Goals, MDG 6 is कॉम्पैक्ट HIV, एड्स, डैश और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। साथियों सवाल है कि जो MDG है, जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स है, वो क्या करता है, किसके किसके खिलाफ लड़ता है। यानी MDG 6 जो है, यानी आप ये समझते हैं कि जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स है वो 8 है, जिसमें 6वां क्या करता है, HIV से लड़ता है और किससे लड़ता है। तो इसका आंसर आपका होगा मलेरिया। साथियों HIV, एड्स और मलेरिया MDG 6 में से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी। तो आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन, MDG 1 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में वैश्विक गरीबी दर के रूप में क्या परिभाषित करता है। यानी वो कहता है कि अगर कोई वैश्विक गरीबी की दर होगी तो मिनिमम कितनी होगी। तो इसका आपका आंसर होगा साथियों $1.2, यानी एक दिन में $1.25 व्यक्ति की आय होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने जून 2020 तक पैकेजिंग के एकल उपयोग वाली प्लास्टिक खत्म करने की घोषणा की थी। तो किस कंपनी ने इसकी घोषणा की थी कि वो जून 2020 तक इस ई कॉमर्स से एकल यूज सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म कर देगा। तो साथियों इसका आंसर है बी, क्योंकि अमेजन ने कहा था कि हम, चूँकि नरेंद्र मोदी ने अपने विचार रखे थे कि हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे भारत से ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले किसी कंपनी ने, जो ई कॉमर्स की कंपनी थी वो अमेजन ने ही इस बात को कहा था कि हम जून 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने यहाँ से ख़त्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा अपराध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के किस भाग से उल्लेखित रहता है। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, जो कि सेक्शन 16 से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर आपका होगा डी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन आर देयर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, पूछ रहा है 2005 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था उसमें कितने अध्याय और कितने खंड। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका डी, 11 चैप्टर और 79 सेक्शन है।
तो आप आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी की कड़ी का। सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संबंधी अधिनियम सही ढंग से उल्लिखित है। यानी जो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि परमाणु से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं, इसमें चिन्हित करें। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा, चूँकि आपको जानकारी होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जबकि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 ये आपका वाटर से रिलेटेड है, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये आपके एयर से रिलेटेड है। इसलिए आपका आंसर होगा 1 और 2 यानी ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों पूछ रहा है, ओजोन दिवस जो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1986 में डैश को समताप मंडल में नाजुक ओजोन परत के क्षणों को रोकने के प्रयासों के लिए हस्ताक्षर किया गया था, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। सवाल पूछ रहा है कि ये जो संरक्षण है, ये ओजोन परत के संरक्षण का अधिनियम 1986 कौन से प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो साथियों इसकी आपको आंसर देखते हैं। आंसर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन क्षरण से संबंधित है। अब साथियों आते हैं जो प्रभाव है, हमें ओजोन से क्षरण होने के कारण जो अल्ट्रावायलेट किरण हमारे पृथ्वी पे आती हैं उसके क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हेल्थ इफेक्ट क्या करता है। ये आपके स्वास्थ्य पर प्रभावित करता है, आपके समय से पहले बुढ़ापा, त्वचा की अन्य समस्याएं, त्वचा की क्षति पहुंचाता है, और मोतियाबिंद आंखों की समस्या महत्वपूर्ण है, आंखों की समस्या और भी फैलाता है, और आपका क्या करता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली का दमन भी करता है। तो साथियों ये आज तक इतना ही क्वेश्चन। अब हम लोग आगे अगले दिन फिर मिलते हैं आपसे। एक से आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत होगी तो ये जब हम लोग इस सीरीज को ख़त्म करेंगे उसके बाद मैं टेलीग्राम नंबर बता दूंगा और उस पर ये PDF डाल दूंगा, आप उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।